नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 घंटे तक बात की और हमने उनकी पूरी बात बहुत गौर से सुनी। इसमें एक बहुत जरूरी बात है। योगी ने कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है और ये लोग यूपी को जाति मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। योगी ने जो बातें आज कही उसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास हैं। हाथरस के नाम पर अचानक कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब धर्म के नाम पर नए नए टेप रिलीज किए जा रहे हैं। आप बहुत गौर से इस खबर को देखिए क्योंकि इसमें कुछ चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। मौलाना नंबर 1। आज यहाँ का पीएम भी मैं हूँ, आज यहाँ का सीएम भी मैं हूँ। आज कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। मौलाना नंबर 2। वाह रे मोदी जी, मान गया हूं तुम्हारी मर्दानगी का, एतराफ करना दुख का इजहार नहीं कर सका, एक लाइन ट्वीट नहीं कर पाया। मौलाना नंबर 3। भैया पंगा मत लो, भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे आपको। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, रुको बताते हैं। मौलाना नंबर 4। से पहले सैकड़ों हजारों केस इस मुल्क के कोने कोने में पेश आए। वो क्यों पेश आए? वो इसलिए पेश आए कि फिल्मी दुनिया गंदी है। मौलाना नंबर 5। यूपी से मुताल्लिक अखबारात में पढ़ने को मिलता है कि इंसानों की जान की वहां कोई कदर नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठा है। कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहा है। हाथरस पर सबका एजेंडा क्लियर है। हाथरस से 500 किलोमीटर दूर बलरामपुर में भी ऐसी ही घटना हुई है। लेकिन मौलाना साहब हाथरस पर गरजते हैं और बलरामपुर पर खामोश रहते हैं क्योंकि हाथरस में आरोपी संदीप है और बलरामपुर में शाहिद। ये है मौलाना सलमान नदवी। इनका वीडियो जबरदस्त वायरल किया गया है और इनके दिमाग में आया आइडिया सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि ओवैसी की फोटो लगाकर मौलाना साहब क्या पैगाम दे रहे हैं। आज पूरा मुल्क हाथरस के केस पर चीख रहा है। हाथरस का जो केस पेश आया और इससे पहले सैकड़ों हजारों केस इस मुल्क के कोने कोने में पेश आए। वो क्यों पेश आए? वो इसलिए पेश आए कि फिल्मी दुनिया गंदी है, नापाक है, खबीस है। वो इसलिए पेश आए कि जो लाइसेंस दिए जाते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड के तर्ज पर इदारों के क़याम के लिए, ये इसलिए सारे वाक़े पेश आते हैं कि जिस तरह को एजुकेशन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर चलाया जाता है, जिस तरह बगैर शादी के बदकारियां की जाती हैं, इसकी इजाजत दी जाती है। अब जरा इन जनाब को देखिए, टोपी उल्टी पहनकर खुद को मौलाना बता रहा है। नीचे लिखा है इंडियन एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल तुर्की की वेब सीरीज है जिसका जिक्र बार बार पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी करते हैं। ये मौलाना साहब बोलते कम हैं और धमकाते ज्यादा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी जहां, वहां मौलाना का इल्म कम था। भैया पंगा मत लो, भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे आपको। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, रुको बताते हैं। भैया ये जिम्मेदार कौन है? हमारी बहन का बलात्कार का जिम्मेदार कौन है? हमारा चंद्रशेखर आजाद 400 लोगों के साथ में जाता है, हमारे बहन के माता पिता को हिफाजत प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो जाता है, तो 400 लोगों के साथ में केस हो जाता है। हमारे चंद्रशेखर आजाद फिर गुलाम बन जाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये है मौलाना सलीम। हाथरस पर ये भी बोल रहे हैं, इनको भी जरा सुनिए। आज यहाँ तुम्हारा भारत नहीं है, आज तुम्हारा 303 एमएलए एमपीज नहीं है, आज तुम्हारा यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, आज तुम्हारा यहाँ पर कोई सीएम या पीएम नहीं। आज यहाँ का पीएम भी मैं हूँ, आज यहाँ का सीएम भी मैं हूँ। आज कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं। राजनीति करने वाले, ताकत के नशे में मलबूस होकर गरीबों को डराने वाले, महादलित दलितों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले आज
लुटेरे लोग, रैपिस्ट लोगों को जमानत मिल जाती है, लेकिन जो बेचारी प्रताड़ित मुजरिम होती है उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। रब कहेगा आज यहाँ तुम्हारा कोई बाप नहीं काम आएगा। जब से हाथरस पर राजनीति शुरू हुई है तब से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, आपके मोबाइल पर भी आ रहे होंगे। आपको बता दें कि ऐसे वीडियो खास एजेंडे के साथ वायरल किए जा रहे हैं। आपको ऐसे वीडियो से होशियार रहने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिनके डीएनए में विभाजन हो। जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। ऐसा ही एक वीडियो मौलाना जर्जिस का जबरदस्त वायरल है जिसमें मौलाना साहब पीएम से लेकर मीडिया तक को खरी खोटी सुना रहे हैं। यूपी की सरजमीन पर उन्नाव पर बीजेपी का नेता योगी जी उसका केस वापस लेने लगे। हंगामा हुआ जंतर मंतर पर और कांग्रेस जब खुल के सामने आई तब उसको पकड़ा गया। फिर नजर डालो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर और जम्मू के कठुआ उस गांव के इलाके पर नजर डालो जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। वाह रे मोदी जी, मान गया हूं तुम्हारी मर्दानगी का एतराफ करना, दुख का इजहार नहीं कर सका, एक लाइन ट्वीट नहीं कर पाया, यह नहीं कह सका कि बलात्कारियों को सजा मिलेगी, नहीं कह पाया। यह है इस देश का मर्द चौकीदार। मीडिया वालों, तुम्हारे कलम में ताकत है तो लिखो। तुम्हें तो गांधी छाप नोट मिल जाते हैं, इसीलिए कहते हो हर हर मोदी, घर घर मोदी। मौलानाओं को हाथरस केस पर स्पेशल बोलने के लिए कहा जा रहा है। मौलाना साहब भी जब बोलते हैं तब चुनिंदा सरकार और नेताओं को टारगेट करते हैं। मौलाना नईमुद्दीन को भी ऐसा कहने का ऑर्डर आया है। ये मुतालबा किया गया कि मैं यूपी में जो वाकया हुआ है हाथरस के मुकाम पर, जो एक दलित लड़की की इसमें रेजी, फिर उसको जो है कत्ल कर दिया गया, उस बारे में कुछ कहूँ। बात असल ये है कि जराइम होते हैं, हुकूमत अगर कमज़ोर है तो जराइम पेशा लोग आगे बढ़ जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जराइम करते हैं। ख़ास तौर पे यूपी से मुताल्लिक़ अखबारात में पढ़ने को मिलता है कि इंसानों की जान की वहाँ कोई कदर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, दलित हो, आला जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसान इंसान है। यूपी जो गवर्नमेंट जो है उनके लिए ये एक आंख खोल देने वाली बात है कि इस तरह से जुर्म हो रहे हैं और वहाँ जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, या पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, किसकी बुश से पनाही है। ये है मौलाना अब्दुल हामिद अजहरी जी जो कैमरे पर बतौर मौलाना अपनी बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी खुद बता गए। हाथरस में चंद इंसान नुमा दरिंदों ने ऐसा वहशियाना सलूक किया कि पूरी इंसानियत उससे शर्मा जाए। और इस पर मजीद ये कि पुलिस का जो रवैया रहा वो भी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत रहा। इसके खिलाफ, इन दोनों बातों के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा 3 अक्टूबर को मजम्मती और एहतजाजी प्रोग्राम जगह जगह मुनक़िद करने जा रहे हैं, इसका फैसला किया गया है। SC, ST, OBC के लोगों ने मुसलमानों पर जब कभी अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसके खिलाफ मुअस्सिर आवाज उठाई। नाइंसाफी, अपराध के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए।
एक मरतबा बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शैतानियत का कोई वफादार ना होगा, शैतानियत का कोई वफादार ना होगा, जुल्म का कोई तलबगार ना होगा, शैतानियत का कोई वफादार ना होगा, जुल्म कोई तलबगार ना होगा। तुम इस्लाम का कानून एक बार लगा दो, तुम इस्लाम का कानून एक बार लगा दो, भारत में कभी फिर बलात्कार ना होगा। जो अब नहीं बोलेगा वो कसम खुदा की मैदान महशर में रो रो के बोलेगा। दोनों हाथों को उठा करके पुकारिए, मोहब्बत से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। हाथरस पर महिलाओं की सुरक्षा पर यह मौलाना वाकई गंभीर है या इनके लिए यह महज एक एजेंडा? ये सब कुछ अब आपके सामने है। राजस्थान के करौली में 24 घंटे इंतजार के बाद आखिरकार पुजारी की चिता जला दी गई। राजस्थान सरकार ने वादा किया है कि पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए देंगे, झोपड़ी की जगह पर पक्की छत वाला घर देंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी। लेकिन इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ। पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले 5 हत्यारे अब भी फरार हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में बैठे हुए हैं। राजस्थान के करौली में 24 घंटे के इंतजार के बाद बाबूलाल पुजारी की चिता जली, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हालातों से समझौता किया गया है क्योंकि 2 दिन से लाश रखी हुई थी, धर्म संगत रखना उचित भी नहीं था, तो गांव वालों ने समझौता करके और उसका दाह संस्कार किया है। करौली से उठा सबसे बड़ा सवाल, बाबूलाल पुजारी को पूरा इंसाफ कब देगी गहलोत सरकार? लड़ाई अभी बाकी है। 24 घंटे तक पड़ी रही पुजारी की लाश, कहां रही सूबे की सरकार? करौली में हिला देने वाली वारदात, पुजारी का परिवार इंसाफ मांग रहा है, मुख्यमंत्री कहां हैं? जो भी समझौता है उससे संतुष्ट नहीं है, राजस्थान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। राजस्थान की सरकार ने टस से मस नहीं हुई। राजस्थान की सरकार कहां है? करौली में ना विधायक आए, ना मंत्री आए, ना मुख्यमंत्री आए। पुजारी की उपेक्षा क्यों? करौली की जमीन पूछ रही है। राजस्थान के डीजीपी कहां हैं? बहत्तर घंटे से चूल्हा नहीं जला, पुजारी की विधवा बेसुध पड़ी है, बेटी भूखे प्यासे खड़ी है। आरोपी, एक गिरफ्तार, परिवार को इंसाफ का इंतजार, सौदेबाजी करती रही सरकार। पुजारी को भी है इंसाफ का अधिकार, कातिल घूम रहे हैं आजाद, क्यों बचा रही है गहलोत सरकार? हत्या के पीछे कौन है? पेट्रोल से जलाकर हत्या हुई, पुलिस ने क्यों कहा आत्महत्या हुई? पहले हत्या फिर साजिश, पुजारी की हत्या को आत्मदाह का केस बनाने की साजिश क्यों रची? उनके लिए सुरक्षा की जाए, इसमें जो गड़बड़ी की है तहसीलदार थानेदार, उनको मतलब सस्पेंड किया जाए, वो बिल्कुल मानी नहीं। थानेदार मोहरा है, बाबूलाल पुजारी की हत्या कराने के पीछे हाथ किसका है? इंसाफ की लड़ाई हमने लड़ी, मामला रफा दफा हो जाता अगर इंडिया टीवी का कैमरा नहीं पहुंचता। हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सरकार को जितना किया उससे बहुत गुना ज्यादा करना चाहिए था। कब तक क्या नाम घर वाले भूखे प्यासे मरते और 2-4-5 की लाश बैठ जाती। इंसाफ की बाकी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। पुजारी की हत्या को दबाने की कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। सुन लो गहलोत सरकार, कातिल चाहे कितना भी दबंग हो, हम छोड़ेंगे नहीं।
बेचारे को जेल जाना पड़ेगा। चाहे जितना बचा लो, जितना छिपा लो, कातिलों को जेल जाना पड़ेगा। हम सच के साथ हैं। हत्या को आत्महत्या बताने की साजिश हम पूरी नहीं होने देंगे। कातिलों को मत बचाओ। करौली के बाबूलाल पुजारी को इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। हम चैन से नहीं बैठेंगे। बाबूलाल पुजारी के कातिलों को जेल जाने तक हम लड़ेंगे। हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। केस को भटकाने की कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इंसाफ तो देना पड़ेगा। कोई कितना भी पावरफुल हो, कानून से बच नहीं सकता। बाबूलाल पुजारी का आखिर अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनका इंसाफ अभी अधूरा है। बाबूलाल का शव आए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और गांव वालों के पास और इंतजार करने का मौका नहीं था। आपको बता दें कि आरोपी मीणा समुदाय से हैं और इस गांव की बहुलता या कहें कि बहुमत भी मीणाओं के पास है। बावजूद इसके बाबूलाल पुजारी के इंसाफ की मांग पूरे गांव ने एक साथ मिलकर की और आगे भी बाबूलाल पुजारी के लिए इंसाफ की मांग परिवार के साथ पूरा गांव मिलकर करता रहेगा। करौली के बुकना गांव में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन ना तो क्षेत्र के विधायक है, ना सरकार के किसी मंत्री ने यहां आने की जहमत उठाई। पुजारी के 5 हत्यारे फरार हैं। सूबे की सरकार भी यहां फरार रही। जिस वक्त करौली में इंसाफ के लिए धरना चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के कविता सम्मेलन में ताली बजा रहे थे। गहलोत सरकार ने करौली के डीएम और एसपी को सौदेबाजी के लिए बुकना गांव भेजा। पुजारी का शव गांव पहुंचने के 18 घंटे बाद सरकारी काफिला यहां आया। 2 घंटे तक सौदेबाजी हुई और 10 लाख देकर पुजारी का खून माफ कर दिया गया। गरीब पुजारी के परिवार के पास कोई चारा नहीं था। गांव के पंचों ने 10 लाख का ऑफर मंजूर कर लिया तो पुजारी के परिवार ने भी अंतिम संस्कार के लिए हामी भर दी। इसी समय अपराधी कोई भी हो, डेकोरेट होता है या चोर होता है, उसकी कोई जाति होती ही नहीं है, उससे कोई हमदर्दी नहीं। पटेल कोई फैसला लेना था तो 40 घंटे किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सरकार से तो कोई आया नहीं, तो आपने बात किससे करी? आया ही को नहीं। हम तो साहब कहें कर कायल का लेकर बैठे, नहीं आया तो हम कहें कर अब सब दुनिया भूखी बैठी है। यहाँ कोई ने चूल्हो नहीं बढ़ाया, कोई रोटी नहीं खाएगा, लैस को लेकर बैठे रहेगा। कहीं यहाँ कब तक बैठे रहेगा? यहाँ जब पुजारी की पत्नी बेसुध पड़ी थी, पुजारी की 2 बेटियां अस्पताल में थी, तब बुकना के पंचों ने पुजारी के परिवार के लिए सरकार के साथ जो डील मंजूर की, उसमें पुजारी परिवार को सरकार 10 लाख देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, एक सदस्य को कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी मिलेगी और जांच के बाद थानेदार पर एक्शन का आश्वासन मिला। इन आश्वासनों के ऐलान के लिए भी बुकना गांव में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, इसलिए विपक्ष के नेता ने इसका ऐलान किया। सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अपन ने 50 की मांग की थी, 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देंगे और इसका कच्चा झोपड़ा है, ये फॉर्म भरेगा तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थानेदार को यहाँ से अभी हटा दिया गया है। करौली के पुजारी का परिवार इतना गरीब है कि रहने को छत भी नहीं है। घर में संपत्ति के नाम पर कुछ खाली बर्तन और डिब्बे हैं। घर का चूल्हा पिछले 72 घंटों से नहीं चला। इसी घर में बाबूलाल पुजारी का शव रखा गया। ये उनकी बेटी है जिनके साथ दामाद बैठे हुए थे, हवा कर रहे थे और अब ये लगभग 1 घंटे से बेसुध पड़ी थी तो इन्हें भी ले जाया जा रहा है। यानी एक के बाद एक इस परिवार की महिलाएं लगातार भोजन की कमी और भोजन न करने की वजह से बेहोश होती जा रही हैं। इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य पल पल की खबर रिपोर्ट करने के लिए करौली में मौजूद रहे।
पेट्रोल डालकर जिंदा चलाए गए पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार की मांग और सरकार के आश्वासन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस परिवार को मदद की कितनी जरूरत है। 50 लाख मुआवजे की मांग, सरकार ने 10 लाख पर मानी बात। एक सदस्य को नौकरी की मांग, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी देगी सरकार। हत्या को आत्मदाह बताने वाले अफसरों पर एक्शन का सिर्फ आश्वासन मिला। फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, कोई आश्वासन नहीं। भू माफिया के कब्जे से जमीन खाली कराने की मांग, कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देकर काम चला लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार पुजारी को इंसाफ कब देगी। पुजारी का बेटा देशराज पिता की चिता को आग देने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। पंचों के कहने पर देशराज ने पिता का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन परिवार का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा लगता है कि इसके साथ राजस्थान सरकार ने न्याय नहीं किया है। हम इससे संतुष्ट नहीं। हमारी मांग थी एक बच्चे को राजस्थान परमानेंट सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और अपराधियों को पकड़ना। ये तीनों ही काम नहीं हुए। हम तो आपको लग रहा है कि असंतोष? हम तो बिल्कुल संतोष नहीं है। इससे गलत और घिनौनी हरकत है राजस्थान सरकार की। पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने से गांव में कितना गुस्सा है, इसे सरकार को समझना ही होगा। सब मिलके क्या नाम न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं राजस्थान सरकार से। उनको इस मामले को बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की उनको कोशिश करनी चाहिए थी, पर उन्होंने 2 दिन 3 दिन इसमें निकाल दिए। पूरा परिवार व्याकुल है, परेशान है, सबकी हालत गंभीर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इस केस का आरोपी नंबर 1 कैलाश मीणा गिरफ्तार है। आरोपी नंबर 2 राम लखन मीणा, जो कैलाश मीणा का बेटा है और खुद भी आरोपी है, ये फरार है। आरोपी नंबर 3 शंकर मीणा, आरोपी नंबर 4 नमो मीणा, आरोपी नंबर 5 किशन मीणा, ये सारे फरार हैं। चर्चा है कि करौली के कांग्रेस विधायक रमेश मीणा सचिन पायलट गुट के हैं, इसलिए अशोक गहलोत सरकार ने अपना नुमाइंदा यहां नहीं भेजा और आरोपी चूंकि मीणा समुदाय का है, इसलिए रमेश मीणा खुद भी यहां नहीं आए। पुजारी को इंसाफ मिलने में कितनी रुकावटें हैं, इसे इस केस की टाइमलाइन से भी आसानी से समझा जा सकता है। बुधवार 7 अक्टूबर को पुजारी को जिंदा जलाया गया। आरोपियों ने पेट्रोल डालकर पुजारी को आग लगा दी। 9 अक्टूबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई। 9 अक्टूबर को ही सरकार ने लाश गांव भिजवा दी। 10 अक्टूबर 24 घंटे तक सरकार का एक भी नुमाइंदा गांव नहीं आया। गरीब पुजारी परिवार को मजबूरी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। अगर करौली में कैमरा नहीं होता तो पुलिस ने इस केस को 180 डिग्री घुमा दिया था। दिन दहाड़े हुई हत्या को राजस्थान पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया था। पुलिस ने मान लिया था कि पुजारी को जलाया नहीं गया, बल्कि पुजारी ने खुद आग लगाई। तो पहाड़ की थोड़ी जमीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी, लेकिन घोकड़ा गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कर्ण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों कोई पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो उस कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। पुजारी के परिवार ने एसएचओ हरजी लाल यादव पर कार्रवाई की मांग की, जिसे सरकार ने जांच होने तक टाल दिया। इंसाफ की लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि पंचायत के फैसले के बाद भी पुजारी के परिवार के नाम पर जमीन का पट्टा नहीं करने वाले पटवारी पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज पूरा देश 2 खबरों से परेशान हुआ, एक राजस्थान की खबर से और दूसरी दिल्ली से आई। राजधानी दिल्ली में भी धर्म के नाम पर मर्डर होता है, ये बात आज खुल्लम खुल्ला सामने आ गई। दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसी लव स्टोरी खुली जहां एक हिंदू लड़का है, एक मुस्लिम लड़की है। पुलिस कहती है कि दोनों प्यार करते थे और प्यार की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल का मर्डर हो गया। दिल्ली पुलिस ने राहुल के हत्यारे मनोवर हुसैन, मोहम्मद राज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन राहुल की लव स्टोरी की दास्तान देखकर राजधानी दिल्ली हिल गई।
के हॉरर किलिंग का सच। हम तो कल से कह रहे कंप्लेंट लिखो, कंप्लेंट नहीं लिख के दे रहे। हमारी बताओ, FIR तो हमारी लिखनी चाहिए जब हमारा लड़का एक्सपायर हो गया। क्या धर्म की वजह से हिंदू लड़के की हत्या हुई? शुरू से लेके एंड तक लड़की पूरे साथ थी उनके। अपने भाइयों के साथ या आपके भाई के साथ? मतलब भीड़ में शामिल थी, वो भी भाई के साथ ही खड़ी थी। वो लड़की पूरी साथ थी, लड़की भी यहाँ खड़ी थी। मैंने भाई भी देखा, 4-5 लड़के, 10-12 लड़के थे, वो भी देखे। आसपास सारी उनकी गाड़ी बाइक खड़ी थी। क्या मुस्लिम लड़की से प्यार बना कत्ल की वजह? ये साथ में मतलब इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो वो कहीं घूम रहे होंगे, मतलब रोड पे कहीं जा रहे होंगे, तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया, लड़के को पकड़ के। हिंदू लड़के की हत्या का मुसलमान एंगल क्या? जिस तरह से लड़के को बुरी तरह पीटा गया और उसके शरीर पर कहीं निशान नहीं है, जो उनके पिता का ये कहना है कि सिर्फ उसके होठ पर चोट ज्यादा लगी थी और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली में पीट कर हिंदू लड़के को मार डाला। इस वक्त हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर राहुल CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा था। ये नंदा रोड है। ये तस्वीर 18 साल के राहुल की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल IPS बनना चाहता था, लेकिन घर वालों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 7 अक्टूबर की शाम पीट कर हत्या कर दी गई। राहुल को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत इसलिए दे दी गई क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती की थी। आज राहुल के घर पर मातम है और CCTV में कैद राहुल का ये आखिरी वीडियो है। लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से पीटा कि चंद घंटे में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राहुल हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। 2 आरोपी मनवर हुसैन, मोहम्मद राज बालिग हैं और 3 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि घर वालों का कहना है कि हत्याकांड में 5 नहीं 8 से 10 आरोपी शामिल हैं। उसी को मतलब वो आई होगी, उसके फोन पे फोन आया तो उसको बुलाया बाहर के, भाई ट्यूशन पढ़ाना है। वो कहता कि यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता नहीं, 1 मिनट बाहर खड़े में आके बात कर लो। वहाँ उसको बाहर बुलाया, वो लेके उसको अगली गली में, मतलब नेक्स्ट इसके आगे जो नंदा रोड है, वहाँ लेके जाके उसकी बहुत ज्यादा उन्होंने पिटाई करी। मतलब जो मारपीट उसके की, मतलब उसको इस तरीके से मारा कि मतलब किसी को पता भी ना चले और हम मार भी दे। मतलब ना तो उसको उन्होंने खरोच आने दी ना कुछ आने दिया, लेकिन अंदरूनी ऐसी चोट लगी कि मतलब वो हॉस्पिटल भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे को। इतनी प्रॉब्लम हो गई। राहुल के घर वालों से जो डिटेल मिली उसके मुताबिक करीब 3 महीने पहले राहुल की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन जैसे ही दोस्ती की भनक लड़की के घर वालों को लगी, आरोप के मुताबिक प्लानिंग के तहत राहुल की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के लिए राहुल की गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाया गया। हम तो दोनों बंदे मियाँ बीवी उसको जानते ही नहीं, लड़की को ना। हमें ये पता कि क्या मतलब क्या चक्कर। अब देखो, जो दोस्त तो बच्चे तो साथ पढ़ते हैं, अब दोस्त तो काफी सारे होते हैं। हर बच्चे का एक की डिटेल तो नहीं होती ना माँ बाप के पास। जो उसकी क्लास में पढ़ता है हर बच्चे की डिटेल तो नहीं, मतलब कौन कौन बच्चा है। अब ठीक है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं तो जानते होंगे आपस में। अब लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम उसको जान से मार दोगे बच्चे को। अगर जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्ती है, जो भी है, घूमते हैं, तो बंदे को ये तो नहीं कि आप जान से ही मार दोगे। CCTV में कैद की तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं, जब राहुल को घर से बुलाकर लड़की अपने साथ ले गई थी। वाकया शाम 6:45 का है, लेकिन कुछ मिनटों बाद लड़की का भाई कई लोगों के साथ आ धमका और राहुल को पीटना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर समय शाम तकरीबन 6:45 पर जब राहुल राजपूत अपने घर से निकला और अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर आदर्श नगर की इस नंदा रोड पर पहुंचा, जहां पर राहुल राजपूत को आरोपियों ने बहाने से बुलाया था। और जैसे ही राहुल राजपूत नंदा रोड पर पहुंचा तो वहां पर आरोपियों ने राहुल राजपूत की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद राहुल राजपूत को आनन फानन में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी देर रात मौत हो गई। जिस वक्त राहुल को बेरहमी से पीटा गया, उस वक्त उसकी दोस्त भी मौके पर मौजूद थी। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने राहुल के घर वालों को घटना की जानकारी दी। राहुल का भाई मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। राहुल के भाई से आप बीती सुनिए। मेरा है ना एक फ्रेंड आया था, उसका नाम सन्नी था। वो घर पे आया था कि मैं घर पे बैठा हुआ था। उसने आके मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे अक्कू तेरे भाई को है ना बाहर मतलब उस वाले रोड पे लड़के मार पीट रहे हैं। तो हमारे साथ वो लड़का भी घर से भागता हुआ आया, मैं भी आया, छोटे वाला भाई आया था। तो हमने आके देखा तो भाई यहाँ खड़ा हुआ था उन लड़कों के साथ। तो भाई है ना उस टाइम उनसे बातें करते, हम आए थे भागते हुए, तो यहाँ आए थे। हमने बोला क्या बात हो गई? वो कह रहा है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, आप घर चले जाओ, कुछ नहीं हुआ, घर चले जाओ। राहुल भाई कह रहा था घर चले जाओ, आप घर चले जाओ, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम मतलब भगा रहे थे वो लड़के, तो भीड़ भड़का हो रहा था। हम उन्हें देख के मतलब वापिस से जा रहे थे, तो मतलब बाहर तक ही पहुंचे थे। उसके बाद फिर हमारे माँ
मामा आ गए थे, मामा को आवाज़ दी तो भाई मैं लास्ट टाइम वहाँ दिखाई दिया। इतनी बुरी तरह से राहुल को पीटा गया कि 3 घंटे में उसकी मौत हो गई। लेकिन हैवानियत की पूरी कहानी मौका वारदात पर लगे 8 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। 7 अक्टूबर शाम तकरीबन 6:45 बजे का समय, जब राहुल नाम के एक शख्स को कुछ लड़कों ने फोन करके बुलाया और उसके बाद आदर्श नगर की इस नंदा रोड पर बुलाया गया, जहां पर उसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद उसने अपने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस वक्त हम स्पॉट पर पहुंचे हैं। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की हकीकत है, कितने कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों में क्या कुछ कैद हुआ है। सबसे पहले आगे चलते हैं तो आप देखें कि यहां पर एक कैमरा ये लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा है जो घर के मकान मालिक की तरफ से लगाया गया है, और दूसरा सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ है, इसी घर के ठीक ऑपोजिट वॉल पर लगा है दूसरा कैमरा। इसके बाद अब आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ और सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगे हैं। 2 सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे, और ये देखिए ये तीसरा कैमरा, ये चौथा कैमरा, यानी कि 4 सीसीटीवी कैमरे अभी तक हम देख चुके हैं। 5वां सीसीटीवी कैमरा यहां पर है, महज 3 से 4 कदम की दूरी पर एक और कैमरा, ये 5वां कैमरा लगा है, और इसी घर में ऑपोजिट साइड में एक और कैमरा लगा है, ये 6ठा कैमरा है सीसीटीवी का, और फिलहाल ये 6ठा। और आप ये देखिए इसके इसी घर के ठीक सामने एक और कैमरा है, ये 7वां कैमरा जो कि ये एसी के आउटर के ठीक नीचे लगा हुआ है, ये 7वां कैमरा है, और इसी के साथ वाले घर पर ये 8वां कैमरा यहां लगा हुआ है। तो ये 8 सीसीटीवी कैमरे इस पूरी नंदा रोड पर लगे हुए हैं। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और दावा है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। राहुल का परिवार भी यही चाहता है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिन्होंने इस परिवार के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। विक्टिम राहुल जो हैं, उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी, और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राहुल हत्याकांड में बीजेपी दलित एंगल का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हाथरस में दलित बेटी के कत्ल पर इंसाफ दिलाने के नाम पर खूब सियासी रोटियां सेकी गई। लेकिन दिल्ली में हत्या दलित की हुई और कातिल मुस्लिम है, तो जुर्म में धर्म और जाति खोजने वाला गैंग कहां गायब है? जबकि आम आदमी पार्टी दलित एंगल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। दलित समाज का व्यक्ति है, दलित समाज का बेटा है, और आप अभी 8 दिन पहले वही बात कह रहे थे दलित समाज के लिए, लेकिन आज सिर्फ धर्म विशेष के कारण से आपके राजनीतिक मायने बदल गए, आपने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी जिस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी उस तरह नहीं करती है। हाथरस में विरोधियों ने दलित कार्ड पर सियासत चमकाई। यूपी में सियासी जमीन खोज रही आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया, तो दिल्ली में बीजेपी को मौका मिला तो पलटवार करते हुए दलित कार्ड खेला। वहीं राहुल के घर वाले सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और हत्या के केस को जाति और मजहब के धर्म कांटे पर तौलने को राजी नहीं। यूपी के बागपत में साधु वस्त्र पहने यमुना नदी में तैरती एक लाश मिली। क्या है ये पूरी खबर, देखिए बस एक ब्रेक के बाद।